नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल हिस्ट्री पर। आप जानते हैं इन दिनों हम क्रांतिकारियों पर एक सीरीज कर रहे हैं। 11 क्रांतिकारियों पर हमने ये सीरीज की, जिसमें से 10 वीडियोस आप देख चुके हैं। और आज 23 मार्च है, शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस, जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी पर चढ़ गए थे हंसते हंसते, और इस देश को बता गए थे कि देश से मोहब्बत करना क्या होता है। तो आज इस सीरीज की आखिरी वीडियो में मैं भगत सिंह पर बात करूंगा। हालांकि इसके बाद भी लगातार क्रांतिकारियों के ऊपर मैं वीडियोस लेकर आता रहूंगा। शहीद आजम भगत सिंह के बारे में लोगों को पता है, जानते हैं लोग। वो ऐसे शहीद नहीं हैं जिनको देश भुला दे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लंबे समय तक 1931 में उनकी डेथ होती है, 23 मार्च के दिन उनको फांसी दी जाती है। उसके बाद लंबे समय तक वो लोगों की स्मृतियों से ओझल रहे, लोग भूल गए थे हल्का हल्का उनको। लेकिन 1947 के बाद जब देश को आज़ादी मिली और उसके बाद उनकी डायरी पब्लिश हुई, और वो डायरी रूस के एक व्यक्ति ने पब्लिश करवाई, उनके पास किसी तरह से मिली थी। उसके बाद भगत सिंह पर दोबारा चर्चा शुरू हुआ, और उसके बाद तो 23 मार्च और 27 सितंबर जो उनका जन्मदिन है, पूरे देश में अलग अलग जगहों पर मनाया जाता है और भगत सिंह को याद किया जाता है। भगत सिंह एक तरह से हमारी क्रांति के प्रतीक बन गए, लेकिन उनको सारे लोग प्रोजेक्ट तो करते हैं हीरो की तरह। उन्होंने जो कहा था वो अक्सर भूल जाते हैं, वो जानना बेहद जरूरी है। और भगत सिंह किस बात के लिए लड़ रहे थे, यह समझना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि भगत सिंह जब क्रांतिकारी आंदोलन में गए, सचिंद्रनाथ सान्याल वगैरह से उनकी मुलाकात हुई और क्रांतिकारी आंदोलन में वो गए, तो उस समय भारत की जो क्रांतिकारी पार्टी थी उसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। भगत सिंह वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उसके नाम में सोशलिस्ट जोड़ने की बात की। मीटिंग चली, लंबी मीटिंग चली, उन्होंने कहा समाजवादी जोड़ना बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब देश आजाद हो तो इस देश में हर आदमी बराबर हो, गैर बराबरी खत्म हो जाए, अमीरी गरीबी का भेद खत्म हो जाए। इसलिए उसमें समाजवाद का शब्द जुड़वाया था। यह समाजवाद जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने नाम में चिपकाए घूमती हैं, वो वाला समाजवाद नहीं है। भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे, लेकिन उनके लेख और उनकी तमाम बातें, उनकी जेल डायरी ये बताती है कि उस उम्र तक उन्होंने कितनी पढ़ाई लिखाई की थी, दुनिया को किस किस तरह से समझने की कोशिश की थी। आमतौर पे यही समझ होती है कि बस उनके हाथ में बंदूक थी और गोली मारने के लिए वो पागल थे, मरने के लिए मरे जा रहे थे, ये लगता है भगत सिंह, और उसी को हीरो बनाकर पेश किया जाता है। ऐसे लोग भी हीरो बनाकर पेश करते हैं जो हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाते हैं। उनके लिए एक छोटी सी घटना मैं बता देता हूं, जो सुनने के बाद आपको भरोसा नहीं होगा कि भगत सिंह यहां तक पहुंचे हुए थे। लाहौर में नौजवान भारत सभा बनाई गई थी, और नौजवान भारत सभा के पीछे सबसे बड़ी ताकत अगर कोई था तो वो भगत सिंह ही थे। नौजवान भारत सभा ने एक कार्यक्रम किया जिसमें झटका और हलाल दोनों मीट मंगवाया गया। आप जानते हैं आजकल भी हलाल और झटका मीट को लेकर बहुत सारे तमाशे चलते रहते हैं। महाराष्ट्र के एक मंत्री कहते हैं कि हलाल मीट को हम बैन कर देंगे, केवल झटका मीट चलेगा। दिल्ली के एक मंत्री हैं, मतलब केंद्र सरकार के मंत्री हैं बिहार वाले, वो झटका मीट की जो दुकानें होती हैं उनका उद्घाटन करते हैं। ये सारा कुछ तमाशा चलता रहता है। उस जमाने में भी था, मुस्लिम लीग भी थी, हिंदू महासभा भी थी, और ये सारा तमाशा चलता था। इन युवा लड़कों ने, लड़कों मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस समय नौजवान भारत सभा का काम चल रहा था उनकी उम्र 18-19 साल मुश्किल से थी। इन युवा लड़कों ने डिसाइड किया कि हलाल और झटका दोनों मीट मंगवाया जाएगा। दोनों मीट पका, लेकिन एक साथ पका, अलग अलग नहीं पका। एक ही देग में हलाल मीट भी डाला गया, झटका मीट भी डाला गया, सब मिलके पकाया गया, और वहां जो हिंदू मुसलमान अवेलेबल थे सबको परोसा गया। और आपको आश्चर्य होगा, आज सांप्रदायिकता पर इतनी बातें होती हैं, उस समय लाहौर के नौजवान भारत सभा के जलसे में हिंदू मुसलमान दोनों ने साथ में वो मटन खाया, साथ में वो मीट खाया, और ये प्रण लिया कि हम एक साथ रहेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता एक ऐसी चीज थी जिसके लिए भगत सिंह हमेशा खड़े रहे। बाकायदा सांप्रदायिक दंगों का इलाज करके उनका एक लेख है,
और उस लेख में वो बताते हैं कि सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं अक्सर उनके पीछे जो कारण होता है वो आर्थिक कारण होता है। मैं गुजरात में था जब दंगे हुए थे और मैंने देखा था, अपनी आंख से इस बात को समझने की कोशिश की थी कि कैसे कई सारे धंधे जो दंगों के पहले मुसलमानों के हाथ में थे वो चुपचाप हिंदुओं के हाथ में चले गए। जब कहा जाता है मुसलमानों की दुकानों से सामान ना खरीदो तो यह बेसिकली आर्थिक लड़ाई होती है। आप देखेंगे अगर उस इलाके का सर्वे करें तो जानबूझकर वो किसी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। तो भगत सिंह के रास्ते पर चलने का सबसे पहला मतलब तो यही होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक मानना। अगर आप सांप्रदायिक हैं, अगर आप मुसलमानों से, सिखों से, ईसाइयों से नफरत फैलाते हैं, या अगर आप मुसलमान हैं, हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों से नफरत फैलाते हैं, या जिस धर्म के भी हैं आप, उस धर्म के अलावा जो बाकी लोग हैं उनसे अगर आप नफरत फैलाते हैं तो आप इस बात को याद रखिए, आप किसी का नाम लेने के लिए आजाद हैं, लेकिन भगत सिंह का नाम लेकर आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि भगत सिंह को अगर पढ़ना शुरू करेंगे आप तो आपके समझ में आएगा कि हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े अलंबरदार थे वो। और इसीलिए आप देखते हैं कि धीरे धीरे वो नास्तिक होते चले जाते हैं। जो उनका आखिरी लेख है जेल के अंदर, वो जेल के अंदर थे, उनको फांसी होने वाली थी। उस समय एक सिख वार्डर थे, वो आए और उन्होंने कहा कि अब तो एक बार अरदास कर लो, अब तो तुमको ऊपर वाले के पास जाना है, फांसी होनी है। भगत सिंह ने कहा कि अगर अब मैं अरदास करता हूं और ईश्वर पर भरोसा करने लगता हूं तो ये तो स्वार्थ हो जाएगा। मैंने जीवन में ईश्वर पर भरोसा नहीं किया है, मनुष्यों पे, इंसानों पर भरोसा किया है। मैं नास्तिक हूं। वार्डर को लगा कि बहुत घमंडी है, भगवान के सामने झुकने से मना कर रहा है। वार्डर ने कहा कि तुम्हारी जितनी प्रसिद्धि हो गई है, जितने पॉपुलर हो गए हो, उसके चलते तुम घमंडी हो गए हो। भगत सिंह ने फिर एक लेख लिखा, लंबा लेख लिखा, जिसका शीर्षक है मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एन एथिस्ट। वो लेख बड़ी आसानी से उपलब्ध है, उस लेख को पढ़ा जाना चाहिए। और उन्होंने कितने विस्तार में अपने नास्तिक होने की वजह बताई है, और उसमें भी उन्होंने सांप्रदायिक जो बवाल चल रहा था उस समय, उसके खिलाफ लिखा है। तो अगर आप सांप्रदायिक हैं तो आप भगत सिंह के साथ नहीं हैं। अगर आप सांप्रदायिक हैं तो दरअसल आप भगत सिंह के साथ धोखा कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हिंसा और अहिंसा की बात बहुत होती है। भगत सिंह का बचपन अगर आप देखेंगे तो वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जिस परिवार में इंकलाब की परंपरा थी। उनके चाचा थे अजित सिंह, जिन्होंने उस जमाने में किसानों का आंदोलन शुरू किया था। पगड़ी संभाल जट्टा उन्हीं के एक आयोजन में गाया गया था और उसके बाद पूरे पंजाब में फेमस हो गया। उस समय भी किसानों का आंदोलन चल रहा था, सरकार कुछ काले कानून लेकर आई थी किसानों के खिलाफ, और अजित सिंह वहां पर किसानों को साथ लेकर आंदोलन कर रहे थे। उन्हीं के एक कार्यक्रम में गाना गाया गया था, ये पगड़ी संभाल जट्टा, जो पूरे पंजाब में फेमस हो गया था। उसके बाद पुलिस उनके पीछे पड़ गई और उनको गिरफ्तार करके वर्मा भेज दिया गया था। बर्मा की जेल में उनको भेजा गया था, जहां लाला लाजपत राय को भी भेजा गया था। जेल से वो रिहा होकर आए और उसके बाद फिर से काम शुरू किया। लेकिन जब उनको लगा कि अंग्रेज उनको गिरफ्तार करके इस बार लंबा रखने के प्लान में है, शायद अंडमान भेज दें या कहीं और भेज दें, तो वो देश से बाहर चले गए और उसके बाद सारी जिंदगी देश के बाहर गुजारी। एक छोटे चाचा थे जिनको जेल में इतना उत्पीड़न किया गया कि उनको टीबी हो गई और उसके बाद घर आने के बाद कुछ वक्त के बाद वो मर गए। उनके पिता सरदार किशन सिंह उस समय के क्रांतिकारियों के संपर्क में थे, लेकिन दोनों भाइयों का जब ये हाल था तो परिवार संभालने की जिम्मेदारी उन्होंने ली। खेती बाकी सारा कुछ वो करते थे, इंश्योरेंस की एक कंपनी शुरू की, ये सारा कुछ करते थे, लेकिन लगातार क्रांतिकारियों की मदद करते थे। गदर आंदोलन के लिए पैसा दिया, बाकी सबके लिए पैसा दिया। तो सरदार भगत सिंह ने पैदा होते ही क्या देखा था? एक चाचा देश के बाहर देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, चाची के पति जिंदा हैं लेकिन वो विधवा की तरह रह रही हैं। छोटी चाची वो भी विधवा, क्योंकि उनके पति अंग्रेजों के उत्पीड़न के शिकार होकर मर चुके हैं, और पिता घर चलाने और देश को आज़ाद कराने की लड़ाई के बीच में झूल रहे हैं। ये ट्रेनिंग थी भगत सिंह की। वो कहानी तो आपने सुनी ही होगी, बंदूकें बोने वाली। हालांकि उस कहानी में बहुत सारी बातें हैं। मैं भगत सिंह पर जो किताब लिख रहा हूं बताऊंगा आपको उस कहानी के पीछे क्या है। लेकिन यह तो तय है कि बचपन से भगत सिंह अपने घर के अगल बगल देख रहे थे सारा कुछ, और ऐसे में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ, उनको पता चला, वो गए वहां पे, कहते हैं वहां से मिट्टी लेकर आए थे, तो उनके मन में यह बिल्कुल तय हो गया कि अब तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना ही मेरा इकलौता मकसद है।
आपको एक किस्सा अक्सर नहीं पता होगा, अक्सर उसकी बात नहीं की जाती है। नेहरू की बात की जाती है कि नाभा की जेल में बंद हुए थे। नेहरू सिखों के जिस सत्याग्रह का समर्थन करने के लिए गए थे, जैतों में जो आंदोलन चल रहा था सिखों का, उसके समर्थन के लिए नेहरू गए थे। वही आंदोलन गांव गांव जा रहा था और उसको भगत सिंह के गांव से भी गुजरना था। भगत सिंह के एक चाचा थे जो अंग्रेजों के पूरी तरह से भक्त हो चुके थे और अंग्रेजी हुकूमत में एक बड़े पद पर थे। उन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि किसी भी हाल में मेरे गांव में यह जत्था नहीं जाएगा। भगत सिंह के पिताजी थे नहीं और जिम्मेदारी भगत सिंह पर थी कि अगर यह जत्था आता है तो इसके खाने पीने का इंतजाम करना है। एक तरफ अंग्रेजी पुलिस थी, एक तरफ उनके चाचा थे जो बड़े हाकिम थे अंग्रेजों के, जिन्होंने यह तय किया था कि किसी भी जत्थेदार को एक रोटी गांव में नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ अकेला भगत सिंह था जो इस बात के लिए तैयार था कि जत्थेदार मेरे गांव में भूखे नहीं रहेंगे। तो जिस आंदोलन में नेहरू जेल गए थे, भगत सिंह का पहला राजनीतिक आंदोलन वही था। उन्होंने जो जत्थेदार आ रहे थे, सिख जत्थेदार जो आ रहे थे, उनके लिए रोटी पानी की व्यवस्था की, सारी व्यवस्था की। अंग्रेज उनसे बहुत नाराज थे तो निकल लिए वहां से, लेकिन अंग्रेज उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए। उनके चाचा अंग्रेजों के जो भक्त थे वो देखते रह गए और उनके गांव में शानदार व्यवस्था हुई जत्थेदारों की। एक 13-14 साल का लड़का अकेला खड़ा होता है। उसके बाद जब गांधी जी का सत्याग्रह शुरू हुआ, जलियांवाला बाग कांड के बाद जो सत्याग्रह शुरू हुआ, जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, भगत सिंह उसमें शामिल हो गए। शामिल होकर वो असहयोगी बन गए, खद्दर पहनने लगे, आंदोलन करने लगे। 14-15 साल की उम्र रही होगी। फिर चौरी चौरा कांड हुआ तो गांधी जी ने वापस ले लिया, वो आंदोलन वापस ले लिया। भगत सिंह को बहुत शौक लगा, उन्होंने तो पढ़ाई भी छोड़ दी थी। उसके बाद लाहौर में नेशनल पीजी कॉलेज खुलता है जो लाला लाजपत राय खोलते हैं। नेशनल पीजी कॉलेज में ही भगत सिंह ने भर्ती लिया। वहीं पर सुखदेव भी थे, वहीं पर और भी सारे कई क्रांतिकारी थे और वहां की लाइब्रेरी से उन्होंने दुनिया भर के क्रांतिकारियों की कहानी पढ़ी और यह तय किया कि हम भी इन्हीं के रास्ते पर चलेंगे, हम भी बंदूक और बम से, हिंसा से भी आज़ाद कराएंगे देश को। आंदोलन शुरू हुआ। लाला लाजपत राय की कहानी आप जानते हैं। साइमन कमीशन आया हुआ था, लाला लाजपत राय उसका विरोध करने गए थे। उस समय तक देश के सबसे सीनियर लीडर्स में थे वो, लेकिन अंग्रेजों ने उनको घेर के लाठियों से पिटवाया और भगत सिंह ने अपनी आंखों से देखा। भगत सिंह नाराज थे लाला से, लाला उनके गुरु जैसे थे, लेकिन नाराज थे क्योंकि लाला लाजपत राय हिंदू महासभा में शामिल हो गए थे और भगत सिंह का मानना था कि धार्मिक राजनीति देश को आज़ादी की तरफ नहीं, गुलामी की तरफ ले जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जब लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां चली, भगत सिंह और बाकी साथियों ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जब उनके ऊपर लाठियां चली तो वो लाठियां सिर्फ लाला लाजपत राय के जिस्म पर नहीं चली थी, बल्कि पंजाब और देश में आज़ादी चाहने वाले हर इंसान के सीने पर चली थी। लाला लाजपत राय, उस समय तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो शौक इतना बड़ा लगा कि कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो गई और उस समय तय किया इन क्रांतिकारियों ने कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेंगे। और यही बदला था सैंडर्स का हत्याकांड। मारना स्कॉट को था, लेकिन सैंडर्स सामने आ गया और भगत सिंह के जिस साथी को जो बाद में गद्दार हुआ, उसको ये कहा गया था, पहचानने के लिए कहा गया था, उसने जब सैंडर्स निकला तो उसी को स्कॉट समझ लिया और इशारा कर दिया कि यही स्कॉट है। भगत सिंह ने गोली मारी, वो मारा गया और उसके बाद भगत सिंह वहां से जिस तरह से फरार होते हैं, जो वो फेल्ट हैट और कैप वाला जो फोटो है बड़ा शानदार सा भगत सिंह का, जिसको देख के लगता है कि बड़े शान से वो रहते होंगे, वो नकली भेष था जो लाहौर से बाहर निकलकर कलकत्ता जाने के लिए बनाया गया था। वरना तो भगत सिंह एक लंबा सा कुर्ता, कई बार लुंगी या फिर पजामा और सिर पर हल्की फुल्की पग, बाद में तो बाल भी कटवा दिए थे उन्होंने। एक अच्छे खासे खाते पीते घर के लड़के थे वो, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन में आर्थिक कमी हमेशा बनी रहती थी, तो सारा जीवन उनका, जितना भी छोटा सा जीवन था, वो वैसे ही आर्थिक तंगियों से गुजरता हुआ निकला। ये सारा कुछ हो रहा था, क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ रहा था, लेकिन भगत सिंह के दिमाग में ये चल रहा था कि ये गोलियां मारने से या लूट करने से, ये सारा कुछ करने से हम बदनाम तो हो जाते हैं, हमारे साथ लोग बहुत कम आ रहे हैं। और वो लगातार इस बात को चाहते थे कि उनका संदेश बड़ी जनता में जाए, लोग उनके साथ इकट्ठा हों। और इसीलिए चुना गया, जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल आया था, चुना गया कि संसद के अंदर बम फेंका जाएगा और फिर उसके बाद अपनी बात जनता तक पहुंचाई जाएगी कोर्ट में खड़े होकर। चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भगत सिंह जाएं। शुरू में उन्होंने मना भी किया इस बात के लिए, लेकिन सुखदेव ने उनको पत्र लिखा और बहुत कड़ा पत्र लिखा कि
तुम शायद अपनी जान जाने से डर गए हो, तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है तो अब तुम मरना नहीं चाहते हो। भगत सिंह को वो बात लग गई, चुभ गई, और उसके बाद फैसला किया उन्होंने कि बटुकेश्वर दत्त और मैं जाएंगे बम फेंकने के लिए। उस बम को ऐसा बनाया गया था कि उससे कोई ज्यादा घायल भी ना हो, किसी को चोट भी ना पहुंचे, सिर्फ धमाका हो, तेज धमाका हो। बम फेंका गया, चाहते तो उसी अफरा तफरी में निकल जाते, लेकिन भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दी और इसके बाद शुरू हुआ गद्दारों का खेल। एक के बाद एक गद्दार, पंजाब के गद्दार अलग, बिहार के फणींद्रनाथ घोष जैसे गद्दार अलग। इन गद्दारों ने अंग्रेजों के सामने खड़े होकर गवाही दी, सारी घटना बताई और तय पाया गया था कि भगत सिंह को तो फांसी होगी। लेकिन आप देखिए, वो जेल के अंदर थे और जेल के अंदर भी उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल कैदी हैं, हम अपराधी नहीं हैं, हम एक राजनीति के तहत आए हैं, तो हमें पॉलिटिकल कैदी का दर्जा दिया जाए। अंग्रेज इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, तो ये सारे के सारे लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए। जतिन दास, उतनी लंबी भूख हड़ताल दुनिया में किसी ने नहीं की है। जतिन दास ने भूख हड़ताल में जान दे दी अपनी। भगत सिंह ने भूख हड़ताल की, बाकी साथियों ने भूख हड़ताल की और अंग्रेजों को झुकना पड़ा, कुछ सुविधाएं उनको देनी पड़ी। कोर्ट के अंदर जो तमाशा हुआ, कोर्ट के अंदर जिस तरह से, वो तो तय था कि उनको फांसी मिलनी है, लेकिन भगत सिंह ने भी तय किया था कि हमें इस मंच का उपयोग करना है देश और दुनिया को यह बताने के लिए कि हम कोई गुंडे मवाली नहीं हैं, हम कोई बंदूक लेकर पागल होने वाले लोग नहीं हैं, हम आज़ादी के दीवाने हैं। हमारी एक विचारधारा है और हम उस विचारधारा के आधार पर देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। जेल से उन्होंने नौजवानों के नाम खत लिखा, किसानों के नाम खत लिखा, और वो जो नौजवानों के नाम खत है उसको आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि वो चाहते थे, अगर उनको और जिंदगी मिली होती तो शायद बंदूक के रास्ते को वो कम करते और जनता को एक साथ लेकर देश को आज़ाद कराने की कोशिश करते। युवाओं का, नौजवानों का, छात्रों का, किसानों का संगठन बनाते और देश को आज़ाद कराते, और उसके बाद जिस तरह का देश बनता उसमें बराबरी की बात होती। एक बात अक्सर लोग भूल जाते हैं कि जिस समय वो भूख हड़ताल पर थे, उनको मनाने के लिए मोतीलाल नेहरू जी गए थे, जवाहरलाल नेहरू जी गए थे, और इन लोगों के कहने पर ही उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल तोड़ी थी। उस जमाने में जो इज्जत थी जवाहरलाल नेहरू की भगत सिंह के सीने में, उसको समझने के लिए उनका एक आर्टिकल पढ़ना चाहिए, जिस आर्टिकल में वो कहते हैं कि नौजवान कौन सा रास्ता अपनाएं, और दो नेताओं का नाम लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस का लेते हैं और साथ में नेहरू का लेते हैं, और कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो बाकी सब तो अच्छा है, लेकिन भावुक ज़्यादा हैं, आध्यात्मिक ज़्यादा हैं, तार्किक नेहरू ज़्यादा हैं, और फाइनली कहते हैं कि युवाओं को नेहरू के रास्ते पर चलना चाहिए। फर्क बस इतना था कि नेहरू बंदूक उठाने की बात नहीं करते थे, भगत सिंह बंदूक उठाने की बात करते थे। लेकिन जितने लोग भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे, एक चीज़ सबकी कॉमन थी, सब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। आखिर सुभाष चंद्र बोस ने अपने आर्टिकल में बाकायदा हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों को गद्दार कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये हिंदुओं और मुसलमानों को बांट रहे। तो भगत सिंह को याद करने का इकलौता तरीका यह है, उनके रास्ते पर चलने का इकलौता तरीका यह है कि सबसे पहले तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात शुरू करनी चाहिए, देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव की बात करनी चाहिए, और उसके बाद बराबरी की बात करनी चाहिए। देश में जिस तरह की नीतियां बन रही हैं, अरबपतियों खरबपतियों के अरबों खरबों लोन माफ हो जाते हैं, और एक गरीब किसान 1 लाख का लोन लेता है, उसके बदले उसका घर भी चला जाता है, उसकी ज़मीन भी चली जाती है। ऐसी नीतियां बदलनी चाहिए। नीतियां ऐसी होनी चाहिए जिसमें सबको बराबरी मिले। अगर इन दो रास्तों पे आप चलते हैं तब तो आप भगत सिंह के सच्चे वारिस बन सकते हैं। अदरवाइज फोटो लगाकर जिंदाबाद मुर्दाबाद तो कोई भी कर सकता है। इन्हीं बातों के साथ ये सीरीज मैं ख़त्म करता हूं। जल्दी ही एक और सीरीज हम लेकर आएंगे 1857 के शहीदों पर। मेरा मन है, जो अंडमान गए थे, जो यहाँ लड़ रहे थे, मेरा मन है कि उन शहीदों पर एक सीरीज किया जाए जिससे 1857 का पूरा इतिहास भी आपके सामने आ सके। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।